A very warm welcome to all my dear students। हम लोग क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट्स को वीडियो के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर स्टार्ट किया है। पिछला क्लास इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देखा था, जिसमें 4 इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में सीखा था। पहला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में आप सब भली भांति जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing a charge Q from one point to another point in the presence of another charge without change in kinetic energy। इसके बारे में तो हम लोग बहुत पहले से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इतना लंबा चौड़ा ना बात बोल करके इन शॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। ये इन जनरल फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में भी एप्लीकेबल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में भी एप्लीकेबल है, जिसमें इस पैराग्राफ का मतलब मैंने आपको डायग्राम से कुछ ऐसा बताया था कि अगर एक चार्ज Q है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस होगा। अगर किसी चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पर लाया जाए, और लाने का काम कौन करेगा? तो एक्सटर्नल एजेंट। तो जो काम एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा, इस Q चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाने में बिना काइनेटिक एनर्जी के चेंज हुए और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने का मतलब कि एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, और एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब नेट फोर्स इस Q चार्ज पर 0 होना चाहिए। और वो 0 हुआ कैसे था कि कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बाहर की तरफ काम करेगा तो ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा
अंदर की तरफ लगेगा। बस ये फोर्स स्लाइटली नेग्लिजिबली ग्रेटर होगा कंजर्वेटिव फोर्स के, ताकि अंदर आ सके, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन नहीं आएगा, जिसके कारण वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा और उसके कारण काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। और इस वजह से हम लोग सिर्फ प्योरली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का बात कर पाएंगे, वेलोसिटी को इन्वॉल्व नहीं होने देना है। तो इसी बात को आप लोग को फिर मैं रीडिंग कर दे रहा हूं। ये डायग्राम को दिमाग में रखते हुए आप जब इस लाइन को पढ़ो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया गया काम क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जब कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो, बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुए मतलब वेलोसिटी को इन्वॉल्व होने नहीं देना है। आइए दूसरा टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, इसी से मिलता जुलता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता होता है, जो पहला केस पढ़ा था कि आपको यूबी माइनस यूए इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप यूबी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, मतलब बी पर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते हैं जब तक आपको ए पर पता ना हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ना हम बी का पोटेंशियल एनर्जी बता दें, तब इसके लिए जरूरी है कि ए का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको निकालने आना चाहिए। सोचो, अगर ए का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए और आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालने आए, तब तो आप बी पर पोटेंशियल एनर्जी बता दोगे ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन किए थे हम लोग? इसके लिए हम लोग बोले थे कि ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए और ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो तभी होगा जब पॉइंट ए इंफिनिटी पर होगा, क्योंकि इसके इंफिनिटी पर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पर जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताते हैं किसी एक पॉइंट का? तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये इक्वल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी, ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी का मकसद कि आपका इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। इंफिनिटी टू ए सर्टेन डिस्टेंस,
in the presence of another चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के मौजूदगी में, एंड अंडरस्टूड है कि विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस सब कुछ पहले के कंडीशन के तरह, बस क्योंकि पॉइंट बी का केवल पोटेंशियल एनर्जी बताना था, तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि मेरा इनिशियल पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, और इसी कारण हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे और किसी सर्टेन पॉइंट तक लाएंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता तो जरूर है, लेकिन क्योंकि ए इन्फिनिटी पर है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट बी। मतलब बी पर पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालना है तो एक चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाने के दौरान वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का कैलकुलेशन हम लोग डिराइवेशन में करेंगे। और तीसरा हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या था कि सेम कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वाला, बस फर्क इतना ही होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में हम लोग एनी चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते हैं, और इसमें एनी चार्ज ना हो करके यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते हैं। और अगर अगले का वैल्यू 1 ना हो तो वर्क डन बाय चार्ज करके इसे यूनिट बना लिया जाता है। कि मान लो अगर 50 जूल का वर्क हुआ 2 कूलम के चार्ज को ए से बी तक लाने में, और मुझसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पूछा जाए, तब तो वर्क डन के बराबर ही होगा, मतलब आंसर 50 जूल हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, पोटेंशियल वर्ड आ गया, तो फिर 2 कूलम को लाने में 50 जूल, तो 1 कूलम को लाने में 25 जूल का काम करना पड़ेगा। तब आपका आंसर 25 जूल पर कूलम और 25 वोल्ट, मतलब वर्क डन 50/2। तब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता पाओगे। तो इसमें हम लोगों ने डिफाइन किया था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू
another point in the presence of electric field of given charge without change in its kinetic energy। तो उम्मीद है क्लियर होगा कि जितना वर्क डन करना पड़ जाए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक पहुंचाने में किसी अनदर चार्ज के प्रेजेंस में उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करूं मैं, तब एक चार्ज को ले लिया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का अगर निकालना है तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना चाहिए और उसके लिए हम लोग सीख चुके हैं कि पोटेंशियल 0 इंफिनिटी पॉइंट पर होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो निकालना है, लेकिन मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाना होगा। तब ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू VB माइनस VA की जगह पे 0 हो जाएगा। इस तरह से हमें किसी सर्टेन पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा और इसको हम लोग डिफाइन किए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge or test charge from infinity to a certain distance in the presence of electric field of given charge without change in kinetic energy। तो आइए डिफिनीशन, उम्मीद है आप लोग को याद हो गया होगा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a test charge from infinity to a certain distance in the presence of another charge without change in its kinetic energy। means इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से इंडिकेट करते हैं। ये इक्वल टू होता है वर्क डन
पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्ड में लिखे अगर मैं तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। चार्ज कहने का मतलब कि अगर चार्ज का वैल्यू यूनिट ना हुआ तो वर्क डन से जब उसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 1 बन जाएगा। इट इज स्केलर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, तो बोलना सर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, पॉजिटिव हुआ तो बाहर, निगेटिव होता तो अंदर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। आइए अब हम लोग डिराइवेशन करते हैं कि एक सिंगल चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल r दूरी पर कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक चार्ज को कंसीडर कर लिया जाए। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप सब जानते हैं कि स्फेरिकल शेप में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होगा और मुझे इस बी पॉइंट पर जो इस चार्ज से r दूरी पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इसका डिफिनीशन अब आप सोचो, खुद से पहले सोच लो कि अगर मुझे बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको क्या बताया। तो मैंने आपसे साफ साफ कहा कि एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पर ले लो और इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट पर ले आओ और ऐसा करने में एक्सटर्नल एजेंट जो भी काम करेगा वही इस बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यही ना डिफिनीशन है कि एक टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इन्फिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाने में जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ गिवन पॉइंट। तो मुझे वर्क डन निकालना है और वर्क डन के लिए दो ऑप्शन है, या तो कांस्टेंट फोर्स वाला हो या वेरिएबल फोर्स वाला हो। तो आप सोचो कि जब ये टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पर होगा तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी 0 मीन्स इन्फिनिटी पर तो इस चार्ज पर फोर्स 0 लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ोगे जाहिर सी बात है कि ये गैप घटेगा और ये दूरी घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब एक बात तो कॉन्क्लूड हो गया कि गिवन क्वेश्चन में डिराइवेशन में मेरा फोर्स वेरिएबल है।
तो एक बार में तो पूरा वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? तो मान लेंगे कि किसी पर हमारा टेस्ट चार्ज इस एम पॉइंट पर है और ये एम पॉइंट चार्ज से एक्स दूरी पर मौजूद है। तो इस एम पॉइंट पर फोर्स कितना हो जाएगा? तो K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करें? अब इस एम से वेरी स्मॉल दूरी अंदर आएंगे, जिसे हम सब dx के नाम से जानते हैं, और हम m से n चले आए m से n चले आए। ये dx इतना स्मॉल है कि जितना दूरी चार्ज का m तक है, लगभग वही दूरी चार्ज का n तक है। मतलब m से n तक फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट और ये वैल्यू रहेगा, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन भी स्मॉल होगा। और एक्सटर्नल एजेंट फोर्स किधर लगा रहा होगा? तो जाहिर सी बात है, इस चार्ज के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स तो बाहर लगेगा, नेचुरल फोर्स जिसको बोलते हैं, और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, मतलब अंदर की तरफ लगेगा। इधर हम ला रहे हैं अपने द्वारा। तो एक बात तो क्लियर हो गया, क्योंकि मेरा फोर्स वेरिएबल है, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एट अ टाइम। एक बार में नहीं निकाल सकते। सो वी हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम m टू n। फिर ये यहां से लेकर के यहां तक x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो x को इनिशियल इन्फिनिटी लेंगे, और फिर x का वैल्यू घटते घटते x हुआ, फिर घटते घटते यहां पर जब आएगा तो x का वैल्यू r हो जाएगा। तो x का वैल्यू इन्फिनिटी से x का वैल्यू r तक हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। और आपके पास बनाने का दो मेथड है। आप कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल लो, और उसके बाद आप जानते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अगर पता हो और उसके आगे अगर माइनस लगा दें तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकल जाएगा, या आप डायरेक्ट एक्सटर्नल एजेंट का ही वर्क डन निकाल लो। सो मेथड आपके पास दोनों ही है, किसी को भी यूज कर सकते हो। तो चलो लिखा जाए, as clearly the electrostatic force is variable। और क्योंकि आपको एक्सीलरेशन 0 रखना है, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ये आपको पता है। जितना ये चार्ज इस Q नॉट को इधर रिपेल करेगा, ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स लगा के आप अंदर लाओगे, ताकि इसका वेलोसिटी चेंज ना करे, ताकि काइनेटिक एनर्जी का टर्म इन्वॉल्व ना हो। पिछला वीडियो में देखा था हम लोगों ने। तो एज क्लियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरिएबल, so small amount of work done in
taking a test charge from M to N, that is through small डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क कितना होगा? तो आप सब जानते हैं कि वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना, मैं यहां पे कुछ अलग से साइड में कर रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dx हो जाएगा F dx cos। एंगल कितना होगा? तो एक्सटर्नल एजेंट और dx के बीच का एंगल देखना है। तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर लग रहा और dx भी तो इधर ही है, इसी तरफ है। इस कारण एंगल 0 डिग्री बनेगा। और dx जो है ना रे बाबू, E माइनस लोगे, क्योंकि आप देखो यहां से ये दूरी है x, मैं m से n इधर नहीं जा रहा कि dx प्लस लेंगे, मैं अंदर आ रहा हूं। अंदर आने से आपका जो dx होगा वो क्या लेंगे? माइनस dx लेंगे। उम्मीद है कि माइनस dx का रीजन समझ में आया होगा। m तक तो मेरा x है और मैं अंदर से बाहर नहीं जा रहा, बल्कि बाहर से अंदर आ रहा हूं, इसलिए यहां dx जो है वो निगेटिव लिया गया और cos 0 का वैल्यू 1। तो सीधा हम लोग यहां पर लिखते हैं, रीजन बहुत डिटेल में नहीं करते हैं, सीधा लिखते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्मॉल इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इनटू dx। माइनस क्यों आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत लोग यहाँ पे cos 180 डिग्री लिख करके माइनस को जस्टिफाई कर देते हैं, वो dx के माइनस का बात ही नहीं करते। cos 180 लिख देते हैं तो माइनस चला आता है, लेकिन cos 180 कैसे हो सकता है? आपका एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अंदर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर है, और एंगल इन्हीं दोनों के बीच में देखा जाता तो ये तो 0 डिग्री होगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये स्टेप यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है। सीधा आप माइनस एफ dx लिख दीजिए। रीजन मैंने आपको दिया कि डॉट प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो 0 डिग्री, और क्योंकि x में वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो ये माइनस हो गया। देयरफॉर वी गॉट दिस as there is very slow motion of टेस्ट चार्ज। ये तो हम लोग जानते हैं कि टेस्ट चार्ज का वेरी स्लो मोशन कराना है, दैट इज वेलोसिटी नियर टू 0। अब ये वेलोसिटी 0 तभी होगा जब नेट फोर्स ऑलमोस्ट 0 हो। फॉर इट इसके लिए जरूरी है कि एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स
मैग्नीट्यूड में इक्वल हो कंजर्वेटिव फोर्स के, इक्वल हो ऑलमोस्ट। ऑलरेडी हम लोग ये पार्ट अलग से डिस्कस किया है, mg वाले में भी डिस्कस किया था, ग्रेविटेशन वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट को देखा था कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो mg के लगभग ऑलमोस्ट बराबर लगता है ताकि वेलोसिटी नियर टू जीरो हो। तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कूलम्स लॉ पता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब मैं इस M पॉइंट पर बात कर रहा या N पॉइंट पर बात कर रहा, ऑलमोस्ट सेम। इस M पे बात करो या N पर बात करो, फोर्स का वैल्यू के Q बाई एक्स स्क्वायर। नाउ एट पॉइंट M आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई, वहां तक का दूरी x है तो x स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। यहां के बाद जो मेहनत था वो हम लोग अर्लियर वीडियो में कर चुके कॉन्सेप्ट का, ये तो बहुत आसान है। एक्सटर्नल फोर्स के वैल्यू को यहां डालो तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको कितना दिखेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें दिखेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और यहां पर हमारे पास माइनस का निशान है, माइनस एफ डी एक्स था ना। चलो अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, अरेंज कर लेते हैं। पहले कांस्टेंट को अलग कर लो, Q इंटू Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग हो गया, dx बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चले गए और इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टोटल कितना हो जाएगा, चाहो तो यहां पे एक लाइन लिख लो, टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से आर तक। तो x का वैल्यू इनिशियल इंफिनिटी, फाइनल आर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इंफिनिटी पर वर्क डन 0 और आर तक पहुंचेगा तो वर्क डन W। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट dW का इंटीग्रेशन W, और W एक्सटर्नल माइनस 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल टू माइनस Q इंटू Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करेंगे, आपको रूल पता है कि पावर में एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो, इनिशियल टू फाइनल, इंफिनिटी से आर। इसके बाद ये तो वैसे ही उतर जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस Q इंटू Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, -2 + 1 -1 -2 + 1 -1 फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ये -1 का माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट Q इंटू Q नॉट बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, x पर पावर -1 नीचे आएगा, x पे पावर +1 हो जाएगा। अब इसके बाद एक बार x के जगह पर अपर लिमिट मतलब r
माइनस एक्स के जगह पर लोअर लिमिट मतलब इन्फिनिटी और बाकी जो है लिखा जाएगा। एंड 1/इंफिनिटी आपका 0 होता है, तो देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन डिस्टेंस आर, आप लोगों का आया W इक्वल टू Q इंटू Q नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग Q नॉट को इस तरफ नीचे ले आएंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं जो पीछे इक्वेशन निकाला है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेस्ट चार्ज इक्वल टू Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट R। और इसको तो अब आप पहचानते हैं, ऐसे भी डिफिनीशन से कई बार पढ़ के रट्टा मरा गया कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज को लाए हैं तो पोटेंशियल का टर्म आया, और क्योंकि इन्फिनिटी से लाए हैं तो इनिशियल 0 हो गया, तो इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे उस B पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। आई होप आप सभी को डिराइवेशन बहुत ही आसान लगा होगा। आइए, मैंने तो इतना डिटेल में पिछले बातों को याद करा के आपको बताया तो टाइम लगा। अगर फटाक से बताया जाए 2-4 मिनट में, तो देखो क्या क्या किया। एक चार्ज को लिया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है, और टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से R दूरी तक ला रहे हैं, ताकि एज पर आवर डिफिनीशन हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पर बता सकें। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने का मतलब यही है कि आखिर एक्सटर्नल एजेंट क्या वर्क करेगा। तो घूम फिर कर बात वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर चला आता है, और वर्क डन हम लोग पहले स्मॉल निकालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज अंदर आएगा इसके फोर्स का वैल्यू 0 से बढ़ता चला जाएगा। सो वी हैव टू यूज कैलकुलस। सो मैंने लिखा एज क्लियरली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरिएबल, so a small amount of work done has to be calculated in bringing a test charge from M to N through small displacement dx। और आप सब जानते हैं वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू F डॉट dx, और इसको मैंने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखा, और एक्सप्लेन मैंने आपके लिए रफ में इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों के बीच मतभेद है। अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो F को माइनस में लेते हैं और dx को प्लस में, तो आप उसमें इन्वॉल्व मत हो। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट सही बात लिखना यहाँ सिखाया। इट इज बेटर रीजन फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो कंक्लूजन को हम लोग डायरेक्ट लिखा बिना किसी प्रॉब्लम के,
ताकि अलग अलग टीचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पर बदल जाता है, तो उस पचड़ा में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि डिराइवेशन है, फॉर्मूला तो सबका एक ही आना है। एक स्टेप में फर्क जहाँ पड़ता है तो डायरेक्ट वी कैन डील लाइक दिस। हाँ, इसको मैंने डिफाइन आपके लिए इस ऐसे किया कि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा होगा, एंड नो डाउट एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ, dx अंदर की तरफ, तो कॉस 0 डिग्री, और क्योंकि x का वैल्यू बढ़ के ना जगह पर घट रहा है तो माइनस dx लगाया, तो cos 0 1, सो माइनस एफ dx मैंने लिख दिया। यू कैन ऑल्सो राइट डायरेक्टली इन द बोर्ड एग्जाम। मोर ओवर, क्योंकि मोशन को एज फ्रॉम द अर्लियर कॉन्सेप्ट वेरी स्लो लेके चलना है, जिसमें वेलोसिटी नियर टू 0 हो, तभी पॉसिबल है जब एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑलमोस्ट बराबर होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपका फोर्स का वैल्यू x दूरी पर इतना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, और फिर स्मॉल वर्क डन हम लोग निकाल लिए माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू r। सो इंटीग्रेशन करेंगे 0 से w, इंफिनिटी से r, और इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को भली भांति आता है। जिसको नहीं भी आता है, बायो है अगर और आपको नहीं याद है, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी पावर होगा उसमें एक जोड़ दो और उतना ही से डिवाइड कर दो, अलग से कोई इसमें मंत्र नहीं जपना है। तो ये हम लोगों का dw का w इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 घटाएंगे, यही रहेगा, -2 + 1, फिर तो मैथमेटिकल स्टेप है, आप सब जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से हम लोगों का वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकल जाता है, और ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज को तो ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इनिशियल आपका इंफिनिटी था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r आया। आओ एक सवाल आपके लिए प्रैक्टिस करके मुझे आप लोग इसका आंसर सेंड करोगे। मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूं, बस बाकी का बचा हुआ हिस्सा आप बनाओगे। क्या हो अगर माइनस चार्ज ले लिया जाए, क्योंकि चार्ज का तो 2 नेचर होता है। अगर -q के कारण r दूरी पर पोटेंशियल पूछे तो जवाब क्या होगा? सवाल यही है, -q के कारण r दूरी पर पोटेंशियल बताओ। तो अगेन मैंने कहा पोटेंशियल बताओ, जैसे ही मेरे मुंह से निकले पोटेंशियल, सबसे पहला चीज तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, और सिर्फ पोटेंशियल बोला तो इन्फिनिटी से लाना है। ये 2 बात क्लियर है। तो मैं एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पर रख लिया, और ये टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से b पर लाना है यूजिंग द एक्सटर्नल एजेंट, एंड वट एवर वर्क external agent will do, that will be the electric potential at point B। तो तरीका वही है मेरे दोस्त। बोलेंगे सर आपका जो वर्क डन निकालना है उसमें फोर्स वेरिएबल है,
फोर्स वेरिएबल, आप सबको पता है कि फोर्स के टर्म में बात करो तो मैग्नीट्यूड को लेके चला जाता है। मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा माइनस क्यू का, बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। फोर्स जीरो हो गया इन्फिनिटी पर, थोड़ा अंदर आएगा तो फोर्स लगना स्टार्ट होगा। तो अब पूरे का बात मत कीजिए सर। मान लीजिए किसी पल ये C पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है और ये माइनस क्यू इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स इस बार अंदर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पिछले वीडियो में तो हम लोग अलग से डील किया था डायरेक्शन को लेकर के। तो कंजर्वेटिव फोर्स तो अंदर की तरफ लगा सर, तो जरूर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया फोर्स बाहर की तरफ लीजिए सर, बाहर की तरफ लीजिए, ताकि इसका मोशन वेरी स्लो हो। ये ना कि एक कंजर्वेटिव फोर्स F इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू एम ए, उम्मीद है याद आया होगा, पढ़ाया है। क्यू ई इक्वल टू एम ए, ये ना कि सर इसके पास एक्सीलरेशन चला आए क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है, तो एक्सीलरेशन ना कि इस पर चला आए। तो सर आप एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाया गया फोर्स इधर जितना कंजर्वेटिव उतना ही कस के हम लगभग इधर खींचे हैं। हल्का सा कम फोर्स से खींचें ताकि अंदर तो जाए लेकिन वेरी स्लोली जाए। तो चलो भाई, ये स्लोली मूव करेगा फ्रॉम C टू D। पूरे का बात करेंगे नहीं, C पर दूरी x ले लेंगे और इसमें वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx मूव कराएंगे। इस दौरान वर्क डन dw होगा। और अब अगर हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फिर निकालें तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स डॉट dx, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स dx अगेन माइनस, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट तो अगेन घट ही रहा है, और कॉस कितना डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट इधर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। कॉस 180 -1, और यहाँ ऑलरेडी माइनस मौजूद है, सो दिस टाइम एफ dx आएगा। अगर आप पिछला डिराइवेशन देखोगे तो वहाँ -f dx आया था, और इस केस में हम लोगों ने जब साइड में सॉल्व किया तो ओवरऑल वी रीच्ड टिल हियर। बस यही माइनस का फर्क है कि जब यहाँ प्लस क्यू चार्ज था तब यहाँ पर माइनस का निशान आ रहा था, लेकिन जब माइनस क्यू चार्ज लोगे तो यहाँ पर प्लस का निशान है। और बाकी तो प्रोसेस सेम। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड में तो कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर, और कंजर्वेटिव फोर्स तो 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो जो पीछे प्रोसेस किए दोहरा दो और अंत में आपको आएगा -1/4πε0 Q/R, ये आएगा। क्योंकि वहाँ माइनस था इस पॉइंट पर, तो सॉल्व होने पर आपका आंसर प्लस तक में पहुंचा था। तो अगर आपका यहाँ प्लस है तो आप सॉल्व करो ना, आपके पास माइनस आ जाएगा। तो कॉन्क्लूजन क्या हुआ? कॉन्क्लूजन ये हुआ कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज निगेटिव होगा
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निगेटिव होगा और निगेटिव लेकर चलेंगे। ये फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है कि माइनस का निशान डायरेक्शन में चला जाएगा। ये स्केलर क्वांटिटी है। माइनस अगर हुआ तो माइनस को इन्वॉल्व करेंगे। तो ये आपको मैंने डिराइवेशन बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और कोशिश किया है कि इतना बेहतर ढंग से आपको बताएं कि बाकी का 3 डिराइवेशन तो आप खुद से भी कर लोगे। तो मैंने जल्दबाजी में अलग अलग 4 बार बताने के बजाय मैंने चारों का टाइम इसमें दे करके इस तरह से बताया कि बाकी का प्रैक्टिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिराइवेशन करो, तो बोलेंगे सर आपने वर्ड किया पोटेंशियल, इसका मतलब है कि टेस्ट चार्ज को मूव कराएंगे। आपने वर्ड यूज किया डिफरेंस, इसका मतलब इनिशियल भी पता होगा और फाइनल भी पता होगा, क्योंकि आपने डिफरेंस वर्ड यूज कर दिया। मतलब आपको शुरू में टेस्ट चार्ज इस ए पॉइंट पर है, यह इनिशियल दूरी हो गया, और आपको बाद में टेस्ट चार्ज इस बी दूरी पर लाना है। तो ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। एंड एज वी नो बाय आवर डिफिनीशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस बार फिर मुझे वर्क ही डन पे कंसंट्रेट करना है, यही निकालना है। ये निकल गया, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करें? वही काम जो अभी अभी किया कि एक टेस्ट चार्ज को ए से बी लाना है। तो क्योंकि ए से बी तक में फोर्स वेरिएबल है, तो आप किसी बीच में एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट नाम दे दो। मान लो नाम दे दिया मैंने एच पॉइंट बीच में ले लिया जो एक्स दूरी पर है, और यहां पर फोर्स सोचा, एक्सटर्नल एजेंट तो अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स तो बाहर की तरफ फोर्स धक्का देगा, रिपेल करेगा। और इस x में वेरी स्मॉल, मान लो h से g चले आए, dx दूरी कवर किया। इस दौरान लगभग फोर्स का मैग्नीट्यूड कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर एंड वर्क डन विल बी वेरी स्मॉल। तो क्या ये डिराइवेशन आप नहीं कर सकते फ्रॉम ए टू बी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं सर, अभी तो 2 बार कर चुके हैं। फिर हम लोग कहानी लिखेंगे कि एज क्लियरली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरिएबल, so small amount of work done in taking the test charge from H to G through small displacement dW equal to external force dot product displacement। और इसमें हम लोग आपको बताया है कि इसको सॉल्व हो करके माइनस एफ एक्सटर्नल dx आएगा। तो प्रोसेस सेम है, स्मॉल में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। और उस पॉइंट पर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के ऑलमोस्ट बराबर होगा,
that is 1/4πε0 q into q naught by x square into dx। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और यहीं पर थोड़ा सा फर्क आएगा कि लिमिट जो होगा वो x का वैरी करेगा r इनिशियल से r फाइनल। x का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ इनिशियल से और वैरी करता हुआ फाइनल तक गया। जो पहले इन्फिनिटी से r था वो इनिशियल दूरी से फाइनल दूरी। बाकी का प्रोसेस रिमेन्स द सेम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट माइनस q इंटू क्यू नॉट बाई 4πε0 ऑलरेडी सॉल्व करके आपको सिखाया है कि ये -1/x आ जाएगा ऑन सॉल्विंग और r इनिशियल से r फाइनल। ये माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस, एक बार x के जगह पर r फाइनल अपर लिमिट फिर माइनस r इनिशियल लोअर लिमिट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट q इंटू क्यू नॉट बाई 4πε0 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। और हमें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू, आप थोड़ा ध्यान दो, Q नॉट को तो इधर लिया है। अब ये जो टर्म है q/4πε0 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अरेंज वे में लिख दें। 1/4πε0 q/r फाइनल माइनस 1/4πε0 q/r इनिशियल। आप सोच के देखो, ये पोटेंशियल B पॉइंट का लिखाया, अगर आप इसको कंपेयर करो इन्फिनिटी से केवल, तो ये तो B पॉइंट का दूरी R है, तो ये B पॉइंट का पोटेंशियल। सिमिलरली अगर आप A के लिए सोचो तो ये A पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये B पॉइंट का पोटेंशियल और ये A पॉइंट का पोटेंशियल का घटाओ, अरे पोटेंशियल डिफरेंस ना कहलाएगा। तो ठीक तो निकला है कि हमारे पास जो इस बार मिला दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखो, अब पहला डिराइवेशन में घंटा भर लग गया, इसमें 10 मिनट लगा। तो जितना फाउंडेशन को मजबूत रखोगे मेरे दोस्त बिना हड़बड़ाए हुए, उतना आगे का जो रास्ता है, जो आपका बिल्डिंग खड़ा होगा, वो उतना मजबूत और ऊंचा होगा। तो फिलहाल मैं कई साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि किस स्पीड में लेके चलना है और किस तरह से लेके चलना है। तो जस्ट कीप द पेशेंस, और जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, जस्ट कीप मूविंग एंड कीप कॉन्सेंट्रेटिंग। सिलेबस कैसे चलेगा, कब क्या खत्म होगा, एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड इट इज नॉट प्लान्ड टुडे और यस्टरडे, इट हैड बीन प्लान्ड अबाउट 10 years। 10-12 साल से ये खत्म होता आ रहा है और हर साल उससे बेहतर ढंग से खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक्स विच आई एम टीचिंग यू। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो
अगला हिस्सा अगर मैं डिस्कस करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिराइवेशन का, मोर ओवर ये याद रखना कि इन्फिनिटी से लाओ या किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाओ, किस रास्ते से ला रहे हो कोई मतलब नहीं। आप ऐसे सीधा ला रहे हो समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप ऐसे ऐसे घुमा करके भी लाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, उसको केवल इनिशियल और फाइनल से मतलब होता है। तो अब मैं आपको डिराइवेशन बताना चाह रहा हूं कि इस बी पॉइंट पर अगर किसी क्यू चार्ज को, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, किसी क्यू चार्ज को अगर इस बी पॉइंट पर लाएं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, यही हमारा टॉपिक है। हालांकि आप इसको डिटेल में जानते हैं कि हाउ इट इज डिफाइंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन आपको पता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का टर्म यूज किया तो टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं है, एनी चार्ज, और सिर्फ एनर्जी तक रह गए, इसका मतलब इनिशियल मेरा इन्फिनिटी होना चाहिए, सो इन्फिनिटी पर इसको रखो, और इसको इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट तक लाने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस जीरो, मतलब एट ए, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी निकल जाएगा। यही तो डिफिनीशन पढ़ा है हम लोग कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन डिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज विल गिव द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगा, क्योंकि अगर ये 5 कूलम हो और ये 2 कूलम हो तो 5 और 2 दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये म्यूचुअल है, जितना 5 और 2 के बीच उतना 2 और 5 के बीच। जस्ट लाइक फोर्स जो मैंने पढ़ाया है कि 2 कूलम और 6 कूलम के बीच का फोर्स म्यूचुअल होता है, क्योंकि Q1 इंटू Q2 इन्वॉल्व होता है। लेकिन वही सिंगल का बात करते हैं, केवल 2 कूलम या केवल 3 कूलम, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है, उसके लिए अगले का वैल्यू 1 होना चाहिए। उसी तरह थोड़ा यहाँ सोच लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में 2 चार्ज इन्वॉल्व होता है, और अगर पोटेंशियल का बात करें तो एक सिंगल चार्ज का इन्वॉल्वमेंट होता है, अगले का वैल्यू यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए। तो थोड़ा मैंने कंपेयर किया कि फोर्स कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी टाइप है कि वो भी म्यूचुअल, ये भी म्यूचुअल एनर्जी वाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टाइप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक सिंगल चार्ज का फोर्स निकालते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक सिंगल चार्ज का क्षमता निकालते हैं। तो आओ, ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब म्यूचुअल है, और निकालेंगे क्या कि एक चार्ज को इन्फिनिटी से सर्टेन डिस्टेंस तक लाएंगे, लाने में जो भी वर्क होगा दैट विल बी द अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखो रे बाबू, काम तो वही करेंगे, आपको एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स निकालने के लिए बार बार थोड़ी प्रोसेस चेंज करेगा, बस Q0 की जगह पर Q है। तो एक बार हम मान लेंगे कि ये चार्ज चलते चलते S पॉइंट पर आया और यहाँ पर दूरी x, और फिर इसमें थोड़ा अंदर चले गए dx,
और फिर स्मॉल वर्क डन DW, और इस दौरान आपका कंजर्वेटिव फोर्स तो बाहर लगेगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स अंदर लगेगा, मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। तो सारा डिराइवेशन सेम होगा एज वी हैव ऑलरेडी डन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग इसको करके अगेन मुझे सबमिट करोगे, बस फर्क कि ये Q0 के जगह पर Q लिखोगे और फिर ये डिराइवेशन करोगे और फिर ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे। यहाँ Q इंटू Q होगा, उसके बाद आप और आगे बढ़ोगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को निकालते हुए आप फर्दर मूव करोगे और आप मूव करते करते आप यहाँ पर पहुँच जाओगे इस इक्वेशन पर, और इसके बाद Q0 को नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है। निकल गया आपको जो निकालना था कि एक्सटर्नल एजेंट का काम कितना करना पड़ा उस Q को इन्फिनिटी से B तक लाने में। दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और आंसर हो गया 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई R। आई एम वेरी होपफुल कि आप सब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस डिराइवेशन को करके मुझे आंसर सबमिट करोगे, और अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हुआ, यू ऑल वेरी नो, मोस्ट वेलकम टू मी। बहुत सारा उपाय है कांटेक्ट करने का, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, लेकिन कंफ्यूजन रत्ती बराबर भी नहीं रहना चाहिए। तो आपका आंसर आ गया 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कह सकते हैं, केवल B पॉइंट का नहीं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट दोनों चार्ज का हो रहा है। तो 1/4πε0 Q इंटू Q बाई R। So this is the potential energy of both the charges, also called mutual potential energy। म्यूचुअल मतलब आपस में, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको अगर Q1 नाम दे देते हैं और इसको Q2 नाम दे देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, नाम में क्या रखा है। अगर ये 5 कूलम, ये 2 कूलम, आप सिंबल जोड़ दो, तब आपको लिखाता 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R। इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि अक्सर बुक में वही लिखा रहता है Q1 इंटू Q2 बाई R। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे बनाओ, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आप सब बना करके डिटेल में मुझे सेंड करोगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का भी आप लोग मुझे सेंड करोगे। क्या हो जाएगा उसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में, तो इसमें भी एक चार्ज Q1 और इस Q1 के अगेंस्ट हम लोग Q2 को लेकर के आएंगे, नॉट फ्रॉम इंफिनिटी बट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की तरह हो जाएगा, और इस दौरान आपका जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, और इस सबसे पहले आप लोग इसी से मिले हैं, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा, जो सॉल्व करने पर 1/4πε0
Q1 into Q2 by R final minus 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R इनिशियल के बराबर निकलेगा। R फाइनल मतलब B पॉइंट तक का दूरी, R इनिशियल मतलब A से जो हम लोग स्टार्ट किया था। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा डेफिनेटली वो इतना सबसे रिलेटेड जो पिछला क्लास और इस क्लास को हम लोगों ने चैप्टर 2 का किया है, न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा। मेक इट वेरी वेरी श्योर कि अगला क्लास न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने से पहले ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करके याद करना है। ये प्रोसेस होता है इसको पढ़ने का, याद करने का। ये कूलम्स लॉ के तरह नहीं है कि लॉ याद कर लिया और फॉर्मूला पे पुट कर दिया और आंसर चला आया। फुल्ली कंसेप्चुअल टॉपिक है जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा हिस्सा पहले पढ़ाया और फिर जाके आगे सबको समेट करके जोड़ा ताकि आपको आसान लगे। तो वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा और फिर समटाया हुआ हिस्सा को जब आप 1 2 3 बार देख लोगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड वन ऑफ द इजी टॉपिक जो शायद बाकी लोगों के लिए टफ लगता है, क्योंकि या तो उनको ये सब बहुत शॉर्टकट में निकाल दिया जाता है या वो लोग एक बार पढ़ने के बाद इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाने में समझदारी समझते हैं। और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये टॉपिक कई बार आपको आगे के चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा। सो डू हार्ड वर्क एज मच एज यू ऑल कैन डू। जितना आपसे हो सकता है अपने आप को उससे ज़्यादा पुश करो। डेफिनेटली यू विल बी द विनर एंड यूनिक इन योर ओन फील्ड।